तो जय श्याम जय शादी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पावनमय वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आपकी कुंडली में होती है, जो कभी भी असत्य नहीं होती, वो प्रकाशित रूप से आपको दिखाई देती हैं। आइए जानते हैं सर्वप्रथम पहला पॉइंट कहता है, जब किसी भी व्यक्ति के, पुरुष हो या स्त्री, कुंडली में मंगल और शुक्र एक ही घर में हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाहेतर संबंध होने अवश्यंभावी है। इसमें कोई भी प्रयोजन नहीं है कि वह व्यक्ति कितना संयमी, सदाचारी तथा विनीत प्रतीत होता है। आपने समझा होगा, मंगल शुक्र साथ में कहीं भी बैठ जाए वो कन्फर्म रूप से नहीं है। किसी भी राशि के साथ बैठ जाए, किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए, युति संबंध बना ले, लेकिन मंगल शुक्र बैठने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है, शनि जब तुला लग्न में हो। तुला लग्न कौन सी होती है? ये जो सातवीं राशि होती है आपकी, सातवीं राशि होती है, ये तुला राशि होती है ना। ये अगर यहाँ बैठ जाती है तो उसी को हम लग्न कहते हैं। तो तुला लग्न में वह व्यक्ति विद्वान होता है। शनि अगर तुला लग्न में बैठता है तो वह व्यक्ति विद्वान होता है तथा प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी होता है। हर पेपर हो, खेल हो, हर विषय में उत्तीर्ण ही आता है। अब जानेंगे, जब गुरु कर्क लग्न में होते हैं, कर्क कौन सी है? चौथी राशि होती है। वो अगर यहाँ बैठ जाए तो उसे हम कर्क राशि कहेंगे। ठीक है, कर्क लग्न कहेंगे। तो अगर गुरु कर्क लग्न में हो तो वह व्यक्ति विश्वास योग्य, उदार हृदय, सदा जीवन, स्पष्ट वक्ता, सत्यप्रिय तथा चारित्रिक शुद्धता, विद्वत्ता के आगे बहुत 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 कार्य करता है। यही परिणाम तब भी होता है जबकि गुरु पंचम या नवम घर में हो। तो ये पंचम भाव है, ये आपका नवम घर है। ठीक है, इसके बाद जानेंगे, यदि लग्न में किसी भी राशि में मंगल स्थित हो, या आपका लग्न हुआ, यहाँ किसी भी राशि के साथ अगर मंगल स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति शीघ्र क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। यह आप पॉइंट याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई ज्योतिषाचार्य आपको ये सब गूढ़ गूढ़ बातें नहीं बताएंगे। तो जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है या कि अपनी कुंडली, जन्म कुंडली आदि विश्लेषण स्वयं से करना चाहता है तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे, यदि मेष लग्न है, अगर यहाँ पहली संख्या लिखी है जो मेष राशि होती है, यहाँ आने के बाद लग्न बन जाती है। लग्न अगर आपकी मेष है तो व्यक्ति इतना धैर्यहीन होगा कि अज्ञात भावी तिथि पर सफलता की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा शीघ्र ही विपरीत परिणाम सुनना पसंद करेगा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं, यदि कर्क लग्न में, कर्क लग्न कौन सा होता है? ये जो चौथी राशि हो, आपको हम बार बार बताएं, चौथी राशि जो होती है उसे हम कर्क कहते हैं, और वही प्रथम भाव में यानी लग्न में बैठ जाता है, उसी को हम लग्न कहते हैं। तो आपका लग्न कर्क लग्न में अथवा नवमे घर में, नवम घर ये है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नवमे घर में कर्क राशि में गुरु और चंद्र स्थित हैं तो वह व्यक्ति महान नेता तथा सत्य का निडर पुजारी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन रही है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, इसके बाद और जानते हैं, जब मंगल दूसरे घर में स्थित हो तो चाचा के साथ व्यक्ति के संबंध खराब कर देता है, या कि फिर अच्छे भी कर सकता है, या कि बहुत खराब कर देगा, या कि फिर बहुत अच्छे कर देंगे। और जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि मंगल किस राशि में है, ये ज़्यादा विशेष रूप से नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि जब मंगल दूसरे घर में स्थित होते हैं, दूसरा घर आपका ये है, धन भाव का घर है, तो ऐसी स्थिति में चाचा के साथ व्यक्ति के संबंध खराब या अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, अगला जानते हैं पॉइंट, यदि मंगल किसी भी राशि में, राशि कंफर्म नहीं है कोई कि आपकी यही राशि हो, ठीक है, कोई भी राशि में तीसरे घर में हो तो, यह आपका दूसरा घर हो गया, यह आपका तीसरा घर, यहाँ पास क्या हो? मंगल हो, तो व्यक्ति बहादुर और साहसी होता है तथा किसी भी युद्ध, संघर्ष अथवा लड़ाई में
भाग लेने के लिए सहसा आगे बढ़ता है। ये नहीं कहता है कि हमें जाने दो और किसी को नहीं, ये कार्य इतना अच्छा युद्ध का कार्य है, कोई भी कार्य हो, केवल युद्ध नहीं, कोई भी ऐसा कार्य हो जो बहुत कठिन है, बहुत कम लोग कर पाएंगे, तो ऐसे में ये सर्वप्रथम भाग लेते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट है, किसी भी घर में मकर राशि में चार, किसी कोई भी घर हो मकर राशि, ये कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है, मकर राशि 10वें जो राशि होती है उसे मकर राशि कहते हैं। वो किसी भी घर में बैठे हो, तो किसी भी घर में मकर राशि 4 अधिक ग्रहों वाला व्यक्ति, यानी मकर राशि में 4 से अधिक ग्रह एक साथ बैठ जाए मकर राशि में किसी भी भाव में, तो ऐसे व्यक्ति लज्जा, कलंक या पराजिता यानी दूसरों से पराजित होता है, भावना से ग्रस्त होता है तथा समाज या उच्च लोगों के सामने प्रकट होने में असमर्थ होता है। महान नेता, देशभक्त तथा योद्धा राणा प्रताप के तीसरे घर में, यानी पराक्रम और धैर्य के घर में 5 ग्रह स्थित थे, किंतु वे सभी चूंकि मकर राशि थे, अतः महाराणा प्रताप को यह सफलता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। तृतीय भाव में 5 ग्रहों के कारण वे अद्वितीय पराक्रमी तथा साहसी अवश्य हुए हैं, है ना। ये सब आपको बातें कोई नहीं बताएगा, ये सब आप बात तैयार करिए, कंठस्थ करिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट जाते हैं, किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी घर में राहु और चंद्रमा इकट्ठा होना व्यक्ति के लिए कारावास, भयंकर आरोपों द्वारा उत्पन्न मुकदमेबाजी, परिवार में रोटी मकान आदि से लड़ाई झगड़े होने वाले तथा दुख, शांति, मृत्यु के कारण अनाश्रितावस्था, शारीरिक आघात आदि और घोर विपदाओं का देने वाला होता है। कौन? किसी भी जन्म कुंडली में। और बहुत अशुभ भी चंद्रग्रहण दोष सबसे पहले बन जाता है। और अशुभ कितना माना जाता है? अगर चंद्रमा राहु एक साथ किसी भी घर में एक साथ बैठ जाता है तो आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा उलझन में, बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल देता है। आइए जानते हैं 1-2 पॉइंट और जानते हैं, उसके बाद वीडियो को विश्राम करेंगे। आप यह जितने भी हमारे द्वारा बताया गया पॉइंट है सबको अवश्य लिखिएगा, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलने वाला आपको। अगला पॉइंट है चंद्रमा और शनि चौथे घर में। चौथा घर आपका ये माना जाता है। ठीक है, चंद्रमा और शनि चौथे घर में इकट्ठा होना व्यक्ति के लिए शैशवावस्था और किशोरावस्था में घोर विपदाओं का फल देने वाला होता है। उत्तरोत्तर जीवन में भी यह संगति नौकरियों की अकस्मात हानि अथवा विपरीत हानियों का कारण बनता है। यदि चंद्र तीसरे घर में हो, ये चंद्रमा यहाँ हो, और शनि चौथे घर में हो, शनि यहाँ पास हो, तो घर में तो भी परिणाम समान ही होंगे, किंतु ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रचुरता अथवा प्राधान्य को उत्तरोत्तर जीवन में प्राप्त करता है, विशेष रूप से तब जबकि चंद्रमा मिथुन में और शनि कर्क में होता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सब भविष्यवाणियाँ जानी, ये आप सभी को कोई नहीं बताएगा। जिनको जन्म कुंडली आदि विश्लेषण करवाना है, हस्तरेखा आदि विश्लेषण करवाना है, तो आप दिए गए नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जिनको ज्योतिष आदि से संबंधित अध्ययन करना है, गूढ़ विषय जानना है, वो सभी लोग व्हाट्सएप में अपना नाम, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं आपकी कुंडली में शनि कहीं भी किसी भी भाव में बैठते हैं तो उसका फल क्या होता है। अगर लग्न में बैठते हैं, राशियां फिक्स नहीं हैं, अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग स्वभाव होता है सबका, अलग अलग कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली है, चंद्र कुंडली है और बहुत सारी कुंडलियां हैं, उनके अनुसार अलग अलग फल होता है। लेकिन अभी वर्तमान में हम लग्न कुंडली के अनुसार ही जानेंगे। ठीक है, क्योंकि लग्न कुंडली के अनुसार ही ज़्यादातर वस्तु में बात, ज़्यादातर चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, अगर लग्न में शनि बैठे हैं तो लग्न ये होता है प्रथम भाव जिसे हम कहते हैं। यहाँ अगर शनि आपके बैठते हैं तो जिस भी जातक के लग्न में शनि बैठते हैं वह मनुष्य धन धान्य से पूर्ण, लालची,
असंतुष्ट, झगड़ालू, अल्प बुद्धि, दृष्टि दोष से युक्त, उसके देखने मात्र से शत्रु भयभीत होते हैं। मानसिक रोग, शारीरिक व्याधियों से पीड़ित तथा दूसरों के ऐश्वर्य को देखकर जलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रथम भाव के विषय में। अब हम जानेंगे द्वितीय भाव में। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई फिक्स नहीं है, पुरुष है, स्त्री है, कोई भी है, अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में आपके शनि बैठ गए तो वह परिवार से सुखहीन होता है, ज़्यादा सुख नहीं पाता है। ठीक है, और सभी वस्तुओं का उपभोग करता है, मित्रों के अकारण ही कटु बात बोलता रहता है। यानी ऐसे लोग अचानक से मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कटु वचन बोलते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, और यानी उनका सम्मान बहुत कम करते हैं, है ना। उनके पास स्वर्ण रत्नादि अधिक रहता है। उसके बाद हम जानते हैं तृतीय भाव। आपके प्रथम भाव का हो गया, द्वितीय भाव का हो गया। अब हम जानते हैं तृतीय भाव के विषय में। अगर किसी भी जातक या जातिका की लग्न कुंडली के तृतीय भाव में, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ 5 लिखा है तो 5वां भाव ना, ये हो गया आपका लग्न। ये हम बार बार आपको हर वीडियो में बताते हैं। ये हुआ आपका लग्न, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, ये आपके भाव। भावों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा भाव हमें क्या क्या प्रदान करता है ये भी पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं, अगर आपकी लग्न कुंडली के तृतीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो क्या फल देंगे। वह व्यक्ति अपने जनों तथा स्वयं किए हुए कार्यों से असंतुष्ट रहता है। वह मितभाषी का मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, कभी भी उसका भाग्य विघ्न रहित नहीं होता है, अर्थात उसके महत्वपूर्ण कार्यों में सदा विघ्न आते ही रहते हैं। वह दृढ़ आशावादी होता है, समान पूर्वक वचन कहने पर भी वह कटु वचन ही कहता है। ज़्यादातर भावों में शनि का प्रभाव ऐसा ही है ना। अगर शनि के साथ कोई अच्छे ग्रह बैठ जाते हैं, मित्र ग्रह बैठ जाते हैं, तो थोड़ा प्रभाव में परिवर्तन हो सकता है ना। जैसे गुरु बैठ गए, ज़्यादातर में ऐसा होता है कि अगर 6वें में भी गुरु बैठ जाएंगे तो गुरु भी रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, शनि तो है ही, है ना। ऐसे अष्टम में हो जाएंगे तो रोग मृत्यु का घर है, उसमें फांसी आदि दिलाने के चांस होते हैं। अगर शनि बैठ गया, नीच अवस्था के बैठ जाता है कभी कभी, तो लोग सुसाइड कर ही लेते हैं ऐसी स्थिति में। अब हम जानते हैं चतुर्थ भाव में, किसी भी पुरुष या स्त्री के चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति पैतृक धन तथा घर छूट जाते हैं। पैतृक संपत्ति और घर छूट जाता है। भाई बंधुओं के द्वारा वह अलंकित होता है, कलंकित होता है मतलब, ठीक है, दोषारोपण होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा दोष लगाए जाते हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, बहुत सारे दोष जो कभी उसने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, वह माता पिता को संतान देने वाला होता है, संतान देने वाला, नाती पोते देने वाला होता है, और माता की सेवा करता है ऐसा व्यक्ति। घर तथा वाहन की हानि होती है तथा वह बात रोग का रोगी भी होता है। बस ध्यान ये रखना है कि अंश से मजबूत हों, और अगर नीच अवस्था के हो गए, समझिए इस व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है, या कि फिर इन माता का जो जीवन है हमेशा संघर्ष भरा गया है, या कि ये भी हो सकता है कि यह व्यक्ति अपनी माता को परेशान करता है। बस नीच अवस्था का ना होना चाहिए, शनि अच्छा होना चाहिए, तो शनि सेवक भी बनाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं, अगर किसी भी पुरुष या स्त्री के पंचम भाव में, पंचम भाव ये हुआ संतान और विद्या का घर होता है, पंचम भाव में शनि बैठे हैं तो संतान संबंधित दुख प्राप्त होता ही होता है। उसका धन स्थिर नहीं रहता है, उसकी वृद्धि निर्मल नहीं होती है, बुद्धि जो होती है वो निर्मल नहीं होती है, देवताओं तथा शत्रुओं के प्रति उनकी निष्ठा नहीं होती है,
देवताओं तथा शास्त्रों के प्रति, शत्रुओं के प्रति नहीं, शास्त्रों के प्रति निष्ठा नहीं होती है। देवताओं तथा शास्त्रों के प्रति निष्ठा नहीं होती है। किसी भी विचारणीय विषय पर मित्रों से कलह करते हैं। विचारणीय विषय पर विचार नहीं करते हैं, ऐसे लोग कलह ही कर बैठते हैं। जिस भी जातक के छठे घर में शनि बैठते हैं उनके शत्रु, राजा, शासक तथा चोरों से भय रहता है तथा युद्ध में उनके सामने कौन योद्धा टिक सकता है, मतलब बहुत बड़ा योद्धा होता है। गाय, भैंस आदि जानवरों तथा मामा का नाश होता है। ठीक है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठे होते हैं इनका फल क्या होता है, आइए जानते हैं। अब ये सब बातें आप अवश्य, अगर आप ज्योतिष आदि अध्ययन कर रहे हैं तो अवश्य इन्हें सीखिए, पढ़िए, जानिए। और इसमें भी बहुत सारी और बातें होती हैं जो आपको बाद में अगले वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है। अभी जानते हैं सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में अगर आपके शनि बैठते हैं तो वह व्यक्ति शीलवती स्त्रियों का, बच्चे, मित्रों तथा न्याय से उपार्जित धन का अधिक समय तक सुख नहीं भोगता। पति पत्नी रोगी रहते हैं। मोदपात रहित संतान, हृदय मलिन मन तथा विह्वल मन तथा लोभी होते हैं। ऐसा व्यक्ति बलवान कैसे हो सकता है, अर्थात वह निर्बल ही होता है। इसके बाद जानते हैं अष्टम भाव में अगर आपके शनि बैठ गए तो उसका फल क्या होगा। जिस भी जातक के अष्टम भाव में शनि बैठ जाते हैं ऐसे लोग अकारण लोगों का विरोधी, किसी भी व्यक्ति का कारण, कोई कारण नहीं होता फिर भी उसके विरोधी हो जाते हैं। धन नाश का कारण स्वयं होता है वह व्यक्ति, है ना। वह व्यक्ति रोगी तथा दूसरों का छिद्रान्वेषण करता है। उसके सामने कोई छल कपट तथा वंचकता नहीं कर सकता। अब जानते हैं जिस भी जातक के नवम भाव में शनि बैठे हैं तो उसका फल क्या होता है। तो नवम भाव का शनि विद्यमान हो तो वह कटु स्वभाव वाला होता है किंतु उसकी बुद्धि कटु नहीं होती। योग शास्त्र में वह प्रवृत्त तथा रोगी गुणी होता है। कृपण स्वभाव होने पर भी स्नेह के अभाव में दुखी रहता है। वह कर्मनिष्ठ होता है तथा लोक से उदासीन रहता है। ऐसे व्यक्ति, अब जानते हैं जिस भी जातक के दसम भाव में शनि बैठते हैं वह व्यक्ति बकरी का दूध ही पालन करने वाला होता है। उसका बाहुबल ही उसका पिता होता है। तात्पर्य यह है कि उसके माँ बाप बाल्यकाल में ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं ना, स्वर्गवास उनका हो जाता है। जीविका के क्षेत्र में मंथन, जीविका के क्षेत्र में समझिए बहुत गति धीमी होती है। अधिकार प्राप्त होने के कारण वह दुष्कर्म भी करता है। जिस भी जातक के एकादश भाव में शनि बैठे होते हैं वह पिता क्या उसका शैशव देख पाता है, अर्थात नहीं देख पाता। रक्षित धन और बोया हुआ धन धान्य कृषि निश्चित तौर से नष्ट हो जाता है अथवा दैव प्रकोप से भी वह धन और कृषि नष्ट हो जाता है। जिस भी जातक के द्वादश भाव में शनि बैठे होते हैं ऐसे लोग समझिए कि द्वादश भाव, समझिए पहले है कौन सा भाव। द्वादश भाव आपका है व्यय खर्च का भाव। ठीक है, आपने सभी को लाइन से जाना होगा। द्वादश भाव में अगर बैठे हैं तो ऐसे लोग, नहीं एकादश का हो गया ना, आप सभी ने जान लिया होगा एकादश का। चलिए देखते हैं, अगर एकादश का नहीं हुआ तो आप एकादश का जान लीजिए। जिस भी जन्म कुंडली में एकादश भाव में धन मान तथा आयु स्थित होती है उसका रोग तथा संतति स्थिर नहीं हो पाता, अर्थात वह निरोग रहता है तथा उसकी संतान मर जाती है। वह बहादुर होता है। सैकड़ों मनुष्यों के प्रपंच कार्य में वह प्रधान होता है, अर्थात राग द्वेष में वह अधिक लिप्त रहता है। जिस भी जातक के जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शनि बैठे वह व्यक्ति भीरु, कायर, निर्बल तथा मंद बुद्धि वाला होता है। विदेश में जैसा मुदित रहता है
वैसा घर में नहीं रहता। यदि शनि लग्नेश होकर द्वादश भाव में विद्यमान हो तो वह शत्रुओं का विनाश करने वाला तथा यज्ञ में प्राप्त द्रव्य आदि का उपभोग करने वाला होता है। आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि शनि आपकी लग्न कुंडली में किसी भी भाव में कैसे भी बैठे हों उसका फल क्या होगा। अभी ये पूर्ण डिसीजन नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप इसको ही असली फलादेश मत समझिएगा। उसकी परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं, दृष्टि देखनी पड़ती है, अंश देखने पड़ते हैं, उच्च नीच देखना पड़ता है, मूल त्रिकोण राशि आदि देखनी पड़ती है। तो इसको ही आप फलादेश ना समझिए, अच्छे से गूढ़ रहस्य को पहचानिए, उसके बाद कुंडली आदि विश्लेषण करना सीखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्याम, जय श्री राधे।